ओके प्रणाम बच्चों। बेटा इन पार्ट नंबर 4 बेटा वी लर्न अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर द पॉवर्टी एरिडिक्शन, यानी कि गरीबी को दूर करने के लिए बेटा सरकार ने वो कौन सी स्ट्रेटेजी प्लान पॉलिसीज वो लेकर आए, तो देखते हैं। कि till now the 11th years plan has been completed. Till then the neglection of the rural areas in strategy for the development of Indian economy and work plan is found mainly responsible for poverty. जब ना हमने 11th ईयर प्लान बनाया बेटा, तो हमने देखा कि जो 10 ईयर्स के जो प्लान अभी तक के जो कंप्लीट हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं हम ये मतलब कैलकुलेशन निकल के आया कि शुरुआती दौर में जो एक तरीके की इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी, जो वर्किंग प्लान था बेटा, उसमें जो कमियां रह गई और उन कमियों की वजह से देखा जाए तो हमारे देश में गरीबी बढ़ी। गोल्डन पिनेकल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में बी देयर इन द अर्बन एरियाज, बट बेस लाइज इन द रूरल एरियाज। हम मान के चलते बेटा कि भारत का जो शहरी इलाका है बेटा, वो एक तरीके से देखा जाए तो डेवलपमेंट के ग्राफ में बहुत स्पीडी वे में आगे बढ़ रहा है, लेकिन किसी भी देश का बेस जो है बेटा उसके रूरल एरियाज होते हैं। और इंडिया जैसा कंट्री जिसकी 60% आबादी आज भी जो है बेटा पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो उसके लिए तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि शहरों से ज़्यादा गाँव का विकास हो, क्योंकि उसकी 60% पॉपुलेशन जो है वो गाँव में रहती है। तो उनके लिए रोजगार से लेके एजुकेशन से लेके हेल्थ से लेके बेटा बेटर लिविंग स्टैंडर्ड उनके लिए वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। कई बार जैसे बोला जाता है ना कि भारत के दो रूप है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है बेटा। तो हमेशा ये अमीर और गरीब भारत, ये दो भारत के बेटा पिक्चर्स क्यों बन गए? क्योंकि हम प्रॉपर प्लान पॉलिसी के साथ चल नहीं पाए। हमने हमारे शहरों का विकास तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन हमारे गांव उस स्पीड के साथ डेवलप नहीं हो पाए हैं। अब देखो, विलेजेस आर द हार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। हमारे इंडियन इकोनॉमी के, हमारे अर्थतंत्र का जो बड़ा हार्ट है वो जो है वो गांव है। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। सो इन ऑर्डर टू कीप देम अलाइव एंड प्रॉस्परस, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बजट should have been spent from them. Actual economic development, social development, and the cultural development of India is possible by developing the villages only. Thus, through the program of Gramoday से Bharat Uday, present government has implemented the basic idea that the upliftment of the country is possible ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विलेजेस। बराबर धीरे धीरे गवर्नमेंट को समझ में आ गया बेटा कि जो देश के अर्थतंत्र का हार्ट जो है वो गांव है, तो गांव का उद्धार होगा, गांव का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। मैंने आगे के पॉइंट में आपको बताया कि अगर स्मॉल यूनिट है बेटा, उसको प्रॉपरली डेवलप करेंगे, उसको उसका बेस स्ट्रांग बनाएंगे बेटा, तो बाकी के यूनिट वन बाय वन डेवलप होने ही लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो बेटा ग्रामोदय से भारतोदय, अगर गांव का उत्थान होगा तो भारत का भी उत्थान होगा, गांव डेवलप होंगे तो भारत भी डेवलप होगा, गांव रिच बनेंगे तो भारत भी रिच बनेगा। ओके, गांव की प्रॉस्पेरिटी होगी तो भारत की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्रामोदय से भारत उदय प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। इसके थ्रू गांव के लोगों को बेटा तरह तरह के जो है जॉब सेक्टर्स के साथ, बिजनेस के साथ, इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी स्ट्रांग बनाने का प्रयास हुआ। बराबर, उनके लिए बहुत सारे प्लान पॉलिसीज लाए गए ताकि रूरल एरिया को डेवलप किया जा सके। Central and the state government have emphasized on implementation of the new plans and programs for the removal of poverty. For this stress has been led on the improvement of the basic needs like development of the agriculture sector, cottage, small scale industries. If the opportunities for the employment will be created, a flow of the income will increase and poverty will be decrease. एक तरीके से देखा जाए तो अगर विलेज एरिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रांग बनाएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाएंगे, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे बेटा, तो ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम होगी। और ग्रामीण इलाकों में गरीबी कम होने का मतलब है वहां के लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ओके, अब इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा कि क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने बनाई, तो फर्स्ट वाले में देखो, सॉरी, ओके, देखो हम यहाँ पे थे, हाँ फर्स्ट पॉइंट पे है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बराबर, हम समझ के चल सकते बेटा। देखो इधर कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज गिवन अ थर्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अ लार्ज स्केल हैवी एंड द की इंडस्ट्रीज अलोंग विद द स्लोगन गरीबी हटाओ रिमूव द पॉवर्टी फॉर द डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। एक तरीके से देखा जाए तो मैंने जैसे कि बोला बेटा कि हम सपने हैं ना पहले बड़े बड़े ही देख लेते हैं, हम उल्टा काम करते हैं। हमेशा छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, हम बड़े से शुरुआत करते हैं, तो ये हमारी गलती है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये गलतियां बार बार दोहराई हैं। शुरुआती दौर में उन्होंने क्या किया है, हैवी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे अबंडेंट वे में ध्यान दिया कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत थी।
तो उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन भी दे दिया कि भाई रिमूव द पॉवर्टी, लेकिन ये हो पाया नहीं। क्यों? क्योंकि गरीबी हटानी है बेटा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, वो तो इस कंपटीशन में कंप्लीटली खत्म हो गए। यानी कि हजारों लोगों लाखों लोगों का रोजगार इस कंपटीशन में खत्म हो रहा था। इसका ध्यान जो है गवर्नमेंट को धीरे धीरे होश में आए वो। फर्दर डेवलपमेंट एंड एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज। ऑन द अदर हैंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट हैव बीन implemented so that the development may be there in agriculture। एक तरीके से देखा जाए बेटा, दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि कोशिशें बिल्कुल नहीं हो रही थी, हो रही थी। ग्रीन रिवोल्यूशन इसका बेस्ट एग्जांपल है। लैंड रिफॉर्म एक्ट आगे हम पढ़ेंगे, पीएपी प्लान में लैंड टेनेंसी एक्ट, लैंड सेलिंग एक्ट, इन सब के थ्रू बेटा कहीं ना कहीं छोटे किसानों तक जमीन देना, बराबर एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना, इरिगेशन फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाना, गाँव तक सड़कें बनाना, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल करवाना, पानी के सोर्सेज वाटर अवेलेबिलिटी करवाना, ताकि जो है एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर हो पाए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज गाँव में डेवलप हो पाए। तो गवर्नमेंट ने नो डाउट ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, कोशिश कर रहे हैं वो। देखो अभी तक कि सेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड, एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीज एंड पॉवर्टी लेवल कुड बी रिड्यूस। अगर एम्प्लॉयमेंट बेटा रोजगार बढ़ेगा तो पॉवर्टी यानी कि गरीबी कम होगी। एक बात इस चैप्टर में बेटा बहुत अच्छे से समझने वाली है कि गरीबी को कम करने के लिए जो भी कोशिशें की जाएगी बेटा, उससे एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। यानी कि गरीबी और बेरोजगारी ये दोनों का सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ ही जुड़ा है। अभी भी आप जब ये पॉवर्टी या रिडक्शन की स्ट्रेटेजीज को देख रहे हो ना बेटा, यही पॉइंट सेम जो है अनएम्प्लॉयमेंट में भी है, घुमा फिरा के वही बात कही गई है। अगर रोजगार बढ़ेगा बेटा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, यानी कि गरीबी हटेगी। और गरीबी हटाने के लिए रोजगार बढ़ाया जा रहा है, तो रोजगार बढ़ रहा है तो इनकम बढ़ रही है, तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो गरीबी को दूर करने के जो इफोर्ट्स है बेटा, उस इफोर्ट्स के अंदर ही रोजगारी बढ़ाने का कामकाज आ जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बेटा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी इनके लिए जो भी कोशिशें होती हैं वो उसका जो रिजल्ट है बेटा वो दोनों के लिए ही अच्छा आता है। तो आप ये जब पॉइंट्स पढ़ेंगे ना बेटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट में भी सेम यही सारी बातें दोहराई जाएंगी। बस ये है कि उसमें बताया इस तरीके से जाएगा कि रोजगार कैसे बढ़ाया जा रहा है। अब जैसे अभी ये पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का बढ़ावा देने के लिए हर तरीके के जो है बेटा इफोर्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो हर तरीके के इफोर्ट्स लगाए जा रहे हैं, गाँव के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप की जा रही है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जा रहा है, बराबर उनको दूसरे बिजनेस के साथ जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये सारा क्या है बेटा, ये एक तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो रही है मतलब कि पॉवर्टी रिड्यूस हो रही है, क्योंकि इनकम बढ़ रही है। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ लेंगे ना बेटा, तो फिर एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ इतना ज्यादा समझने के लायक कुछ छूट ही नहीं जाएगा। यानी कि ये आपने स्ट्रेटेजी समझ ली, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने की भी जो इफोर्ट्स हैं बेटा, कोशिशें हैं, वो भी पॉइंट्स आप समझ ही चुके हो, ऐसा ही मान के चलना है। अब यहाँ देखो बेटा कि इट वॉज बिलीव दैट एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बेनिफिट अचीव्ड बाय द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज विल इंक्रीज इनकम ऑफ द रिच फार्मर और द लैंडलॉर्ड्स व्हिच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल एंड थस इट विल बी डिक्रीज इन इट। अब ये जो लैंड टेनेंसी एक्ट है बेटा, लैंड सेलिंग एक्ट है, इसके थ्रू क्या किया गया, जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे बेटा, इनकी जमींदारी प्रथाओं को नाबूद किया गया। इनके पास से जमीन लेकर बेटा छोटे छोटे फार्मर्स को दी गई और इनका इनकम बढ़ाने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है बेटा, उनको बहुत तरह तरह के बेनिफिट्स दिए गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इंडस्ट्रीज जो है वो गांव के आसपास, विलेजेस के आसपास डेवलप हुई, जिसका फायदा गांव के लोगों को मिला। बट दिस स्ट्रेटेजी प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर, स्पीड ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री रिमेनेड स्लो। ओके, लेकिन क्या है बेटा कि जैसे देखा जाए तो भाई प्लान बन गया, पॉलिसी बन गया, लेकिन उस पर अगर ठीक से लंबे वक्त तक काम नहीं हुआ, यानी कि वो फेलियर साबित होगा। तो सेम एज ऐसा ही कुछ था, सरकार ने प्लान तो बना दिए बेटा, लेकिन ये प्लान ज्यादातर देखा जाए तो 20%, 20% इस पे काम हुआ, लेकिन 80% तो ये कागज के ऊपर ही रह गए, है ना। जैसे कोई बड़े से प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर दिया जाता है या उसका उद्घाटन कर दिया जाता है, एक पत्थर के ऊपर बोर्ड लगा के सब कुछ लिख दिया जाता है कि भाई यहाँ पे ये बनने वाला है, इतने सारे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उस प्लान को बनते बनते, उस प्लांट को तैयार होते होते 20 साल या 25 साल लग जाता है बेटा, तो उसका कोई मतलब निकलता नहीं है। तो हमारी भारत की सरकार कुछ ऐसी ही उद्घाटन बहुत सारे करती है वो बेटा, लेकिन उनको बनते बनते, जैसे अभी वो बिहार का जो पुल था बेटा, कुछ महासेतु, बराबर ना, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उसका पर्टिकुलरली
एक तरीके से देखा जाए तो इनोग्रेशन किया था बेटा, उद्घाटन किया था, लेकिन उसके बाद बीच में 10-15 साल के लिए यूपीए की सरकार आ गई, उन्होंने बनाया ही नहीं। बीजेपी की सरकार आई, 5 साल टिकी, लेकिन अभी बाद में 5 साल में उसको बनाने की तैयारी उन्होंने की और अभी जाके पूरा किया। यानी कि एक ब्रिज को बनने में भी 30 साल का वक्त गुजर गया। आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर इस तरीके से काम हो रहा है बेटा, तो पॉवर्टी रिड्यूस कैसे होगी। तो ये सारी जो है हमारे अंदर कमियां है बेटा। इस वजह से इन स्ट्रेटेजीज को बेटा एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक बबलर कहा गया, यानी कि सिर्फ मतलब कागजी कार्यवाही जैसा ये रह गया बेटा, और बस खाली दिखावे का है, रूमर्स फैलाने की बात है कि ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, पर कुछ होता नहीं है। Speed of the economic development of the country remained slow. Along with the slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. As a result of it, income and wealth was concentrated in the hands of the few rich people only. Thus, no improvement was there in the condition of poor people. As a result of improper distribution of the income, rich become richer and poor remained where they were. अब यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा कि रिच बिकम रिचर, अमीर अमीर बनते गए, लेकिन जो गरीब थे बेटा वो जहाँ थे वहां रह गए, या उससे भी ज्यादा उनकी कंडीशन खराब हो गई, क्योंकि प्रॉपर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें ज्यादातर बेनिफिट जो है बेटा वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रिच पीपल वही ले जाते हैं, वेल्थ का ज्यादातर हिस्सा उनको ही जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे हमने आगे चैप्टर नंबर 15 में देखा था कि देश की आबादी के 20% रिच पीपल जो है बेटा वो नेशनल इनकम का 40% पार्ट ले जाते हैं। बिलो द पॉवर्टी लाइन वाले रिच पुअर पीपल है बेटा, वो नेशनल इनकम का सिर्फ 10% पार्ट उनके हिस्से में आता है, और जो 60% मिडिल क्लास फैमिली है बेटा उनके हिस्से में 50% आता है, यानी उनकी आबादी का भी -10%। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा इक्वल मान के नहीं चल सकते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही अनइक्वल है, सबसे कम आबादी वाले को सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, इसी वजह से कहा जाता है कि एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है बेटा, और भारत में अमीर अमीर बनते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब बनते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से या तो स्टेबल करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके के इफोर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि प्रॉपर वे में जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो और सबका लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर आए। अब सेकंड नंबर देखो, इन ऑर्डर टू रिमूव द डिस्पैरिटी ऑफ द इनकम, गवर्नमेंट फ्रेम द सच टाइप ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी सो दैट द पुअर मे गेट द कमोडिटीज essential for their life and production of the such commodities increase. For this purpose, heavy tax levied on the luxurious goods used by the rich people, articles and the services of the luxury or the enjoyment. For this strategy was made to provide the essential commodities to the poor people from fair price shop under the public distribution system. अब यहाँ पे देखो बेटा कि इस तरीके की सिचुएशंस खास करके जो है बेटा आम लोग हैं उनके लिए जो है बेसिक नेसेसिटी की चीजें अवेलेबल हो पाए, इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज है, लग्जरीज आइटम है, उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए। बराबर यहाँ पे दिखा है बेटा कि हैवी टैक्सेस लेवेड ऑन द लग्जूरियस गुड्स एंड रिच पीपल्स आर्टिकल्स, ठीक है, सर्विसेज, लग्जरीज और द एंजॉयमेंट। और इससे क्या किया गया बेटा कि जब हैवी इंडस्ट्रीज है, लग्जूरियस गुड्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए गए हैं, तो जो नेसेसिटी गुड्स है बेटा, जरूरत वाला माल सामान है, नेसेसिटी वाली जो जो कॉमोडिटीज है, बेसिक कॉमोडिटीज है बेटा, उनके लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर जगह ज़्यादा बनेगी, क्योंकि बेटा बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने वाली चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, लग्जूरियस आइटम की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लग्जूरियस आइटम की डिमांड हम कब करते हैं बेटा, जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है तब। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कोशिश करती है बेटा कि जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है उसको फुलफिल करने वाले जो सेक्टर्स हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बिल्कुल लो टैक्सेस लगाए जाएं या उनको फ्री ऑफ टैक्सेस लगाया जाए। इसी के थ्रू उन्होंने पीडीएस सिस्टम भी स्टार्ट किया बेटा, जो आगे हमने देखा पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और इसी पीडीएस सिस्टम के थ्रू बेटा फेयर प्राइस शॉप शुरू किए गए। ओके, फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस, और इस फेयर प्राइस शॉप के थ्रू बेटा गरीब घरों को एक तरीके से रेशन कार्ड के थ्रू, बीपीएल कार्ड के थ्रू, उनको हम आगे पीएपी प्लान में माँ अन्नपूर्णा योजना देखेंगे, मैंने आगे भी बोला आपको 35 किलो अनाज महीने भर का मुफ्त दिया जाता है, 3 रुपए में चावल मिलता है, 2 रुपए में गेहूं मिलता है बेटा, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे उनको अवेलेबिलिटी कराई जाती है। तो पीडीएस सिस्टम एक बहुत बढ़िया जो है बेटा इफोर्ट जो है निकल के आया है, जिससे गरीब लोगों का खाने पीने के ऊपर खर्च कम हो जाता है बेटा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब खाने पीने के ऊपर खर्च कम हो रहा है तो वो अपनी इनकम का मेजर हिस्सा जो है वो अपनी लाइफ की दूसरी नेसेसिटी के ऊपर स्पेंड कर पाएंगे, और इसकी वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड में जो है बेटा एक तरीके से उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ओके, नीचे की जो लाइन है बेटा वो मैंने इसी तरीके से समझा दी है आपको। Therefore, government has an undertaken the such effort, as a result there will be an increasing in the employment among the poor
एबिलिटी टू वर्क वुड इंक्रीज प्रोडक्शन एंड द फाइनली इनकम वुड इंक्रीज लीडिंग टू द बेटर लाइफस्टाइल। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गवर्नमेंट इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रही है जहाँ पे पुअर फैमिलीज को या लोगों को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वर्क के साथ जोड़ा जाए, उनके अर्निंग जो उनका पर्पस है वो फुलफिल हो पाए, उनकी इनकम बढ़ सके, इनकम बढ़ेगा तो लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होगा। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट implemented many programs like a selling act, regulation of tenancy act, security of the cultivating rights, etc., so that there is a decrease in the income of the rich farmers and landlords and increase in the income of the farm laborers or the tenants, so that there may be they may be improvement in the condition of the poor। यहाँ पे लैंड टेनेंसी एक्ट है, सेलिंग एक्ट है, कल्टिवेटिंग राइट्स है बेटा, बड़े फार्मर्स लैंडलॉर्ड्स जमींदारी प्रथा को नाबूद कर देना, बराबर। विनोबा भावे, आपको याद होगा बेटा, विनोबा भावे वो पर्सन थे जिन्होंने भूदान एक्टिविटीज चलाई थी और इसी भूदान एक्टिविटीज के थ्रू उन्होंने बड़े बड़े फार्मर से बेटा जमीनें दान में ली थी। शुरुआती दौर में जब उन्होंने ये काम शुरू किया था तो उनको सबसे पहले एक लैंडलॉर्ड के थ्रू 100 एकड़ जमीन दान में मिली थी। धीरे धीरे ये काम करते करते उन्होंने 25,000 एकड़ जमीन जो है बेटा इकट्ठा कर ली थी और इन जमीनों को बेटा उन फार्मर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था जिन फार्मर्स के पास वो फार्मर हैं, किसान हैं, पर जमीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेटा गवर्नमेंट ने उस चीज को बढ़ावा दिया, एक तरीके से उसको लॉ में कन्वर्ट कर दिया और आज हमारे देश के अंदर बेटा लैंड सेलिंग एक्ट भी है, रेगुलेशन टेनेंसी एक्ट भी है और कल्टिवेटिंग राइट्स। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खेत किसी और का है बेटा लेकिन उसके ऊपर काम करने वाला फार्मर दूसरा कोई है। हम बोलते हैं ना कि हमने अधिया पे जमीन दी है, तो शहरों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेटा जिनके पास गाँव में खेत है पर वो खेती नहीं करते हैं, उनके खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वो क्या करते हैं बेटा, जो दूसरा पर्सन है उसको खेती करने का राइट यानी कि अधिकार दे देते हैं। तो सरकार ने इसको लीगल कर दिया है कि आप अपनी जमीन अधिया पे दे सकते हो। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने से बेटा गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोजगार क्रिएट हो पाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ पाता है, प्रोडक्शन बढ़ पाता है, डिमांड फुलफिल हो पाती है और इसकी वजह से जो है बेटा प्राइस राइज कंट्रोल हो पाता है और गरीबी कम हो पाती है। अब देखो 4 नंबर, government has announced the policies to increase the agriculture related industries such like cattle rearing, dairy industries, pisciculture or forestation. It help in order to develop small irrigation scheme, household industries, cottage industries, small scale industries, etc. यहाँ पे बेटा डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैटल रेयरिंग, डेयरी इंडस्ट्रीज सबको बढ़ावा दिया है। पीजी कल्चर एक तरीके से देखा जाए तो बेटा सिल्कवॉर्म फार्मिंग, रेशम के कीड़े उछेरना, फिशरी फार्मिंग, फिश फार्मिंग करना, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सारी चीजें बेटा जो गांव के लोग आसानी से कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज को, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना स्टार्ट किया है। इन ऑर्डर टू मेक द पीपल सेल्फ रिलायंट, गवर्नमेंट हैज स्ट्रेस्ड ऑन द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बेटा एक तरीके से देखा जाए तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज यानी कि जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कामदारों को रोजगार मिल सके बेटा, ऐसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को खड़ा करना स्टार्ट किया है, सो दैट द एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। एट द सेम टाइम इट इज also announced the policies and help the many traditional industries, handloom and cottage industries. Arrangement have been made for many household industries so that there is an increasing the employment in rural areas. It has made the arrangement to see that the youth of the rural area get the opportunities of the alternative employment for this purposes, objective based the education, training and skill development। और कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रूरल एरिया में बेटा एजुकेशन सिस्टम, स्किल वर्क, ट्रेनिंग वर्क, वेकेशनल ट्रेनिंग वर्क, ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया है ताकि ग्रामीण इलाकों का जो यूथ है बेटा उनको ट्रेंड किया जा सके ताकि वो इंडस्ट्रीज में काम कर सकें और एक बेटर लेबर के रूप में प्रोडक्शन कर सकें और ये प्रोडक्शन का फायदा जो है बेटा हमारी इकोनॉमी को मिलेगा। ओके, तो आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा एक कमर्शियल जो सर्कल है बेटा वो घूम रहा है कि किस तरीके से देखा जाए बेटा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर बढ़ेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए फिर से इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी तो फिर से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी और इनकम बढ़ेगी। मैंने ये सर्कल आपको बोर्ड पे बहुत अच्छे से समझाया है, आपको ध्यान होगा। ओके, अब 5 नंबर पे आ जाते हैं बेटा। फिर हाँ बेटा, जैसे लास्ट पॉइंट में कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि देखा जाए तो हमारे इंडिया में पिछले 10 साल से बेटा स्टार्टअप इंडिया है ना, मोदी जी लेकर आए स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या होता है, हम अभी पीएपी प्लान में ये सब कुछ प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे बेटा कि जो यूथ होता है उसको आइडिया लेकर जाना है बेटा और अपने आइडियाज की फाइल रखनी है। अगर गवर्नमेंट को उसके आइडिया में एक तरीके से दिखता है कि हाँ भाई कुछ कर दिखाएगा
तो वो 2 साल के लिए बेटा बहुत सारा जो उसका खर्च होता है वो गवर्नमेंट उठाती है, उसको लोन देती है, सब्सिडीज देती है, लेकिन उसको पे अप सबको 2 साल के बाद करना है। यानी एक तरीके से अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद फिर उसका जब अर्निंग होने लगता है, प्रॉफिट मिलने लगता है, तब गवर्नमेंट ने जो कुछ भी उसके ऊपर खर्च किया है बेटा, उस खर्च की भरपाई उसको धीरे धीरे करनी है। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में स्टार्टअप इंडिया सबसे बेस्ट एग्जाम्पल धीरे धीरे निकल कर आया है। ओके, अब इसके बाद है बेटा 5 नंबर, government has improved the structure of the education, health, residence, employment, family planning, communication, etc. It has improved the irrigation facilities, road, crop production, skill and training field, agriculture, developed the varieties of crop, bank loan, obtaining the seed, fertilizer, tractor, etc. गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं बेटा एजुकेशन, हेल्थ, रेसिडेंस और एम्प्लॉयमेंट और फैमिली प्लानिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा बेटा एक तरीके से प्लान पॉलिसीज के साथ इफोर्ट लगाया है। और हम देख रहे हैं हेल्थ की फैसिलिटीज बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन हमारा भारत का बेटा अब गर्ल्स बॉयज़ का मिला के 86% के आसपास चला गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज छोटे छोटे सेक्टर्स में बढ़ाई जा रही है, फैमिली प्लानिंग के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ाया जा रहा है बेटा, छोटे छोटे व्यापारियों को बड़े मार्केट तक जोड़ा जा रहा है, फार्मर्स को डायरेक्टली मार्केट तक जोड़ा जा रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, और गाँव के अंदर इरीगेशन फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है, रोड के साथ जोड़ा जा रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन का ध्यान रखा जा रहा है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है, स्किल और ट्रेनिंग वर्क का ध्यान दिया जा रहा है बेटा, एग्रीकल्चर का में किस तरीके से एक छोटे से फार्म में भी बेटर प्रोडक्शन, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्शन और क्वांटिटी बेस्ड प्रोडक्शन करवाया जा सके, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये सारे इफोर्ट लगाने के बाद हम देख रहे हैं बेटा कि कोशिशें चालू हैं, बैंक लोन अवेलेबल करवाई जाती है ताकि वो क्या है कि बेटर सीड खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, फार्मिंग के जो अलग अलग छोटे छोटे टूल्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, पहले प्लगिंग सिस्टम होता था बेटा तो बड़ी मेहनत होती थी, अब छोटे छोटे मोनो ट्रैक्टर्स आ गए हैं, उन ट्रैक्टर्स को खरीदने के लिए उनको इजी लोन दी जाती है ताकि क्या है उनके काम आसान हो जाए। बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे मशीन्स आ गए हैं बेटा, टूल्स आ गए हैं, जो फार्मर्स के काम जो कुछ दिनों के होते थे, बहुत हार्डवर्क वाले होते थे, अब वो इजीली हो पाते हैं, तो उनके समय की भी बचत होती है। और इसका जो फायदा है बेटा वो प्रोडक्शन को और भी बेटर और अच्छा बनाने में फार्मर्स लगा सकते हैं, सो दैट द यूथ डज नॉट माइग्रेट। अब यहाँ पे देखो, जब इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है बेटा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इजी बनाने का जो इफोर्ट लग रहा है बेटा, इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो यूथ है रूरल एरिया का, वो सिटीज एरिया की तरफ माइग्रेट नहीं होगा, और सिटीज एरिया के ऊपर भी पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ेगा नहीं, तो एक बैलेंस देश के अंदर बनेगा, और इस बैलेंस की वजह से हम देख सकते हैं बेटा कि पॉवर्टी कम होगी। इट इज स्टार्टेड द स्कूल एट द विलेजेस एंड सेकेंडरी हायर सेकेंडरी schools have been opened for the close distance. By starting the colleges at a close distance, facilities has been created to provide the technical and vocational courses and training centers. In order to take care for the students complete their higher studies, they are encouraged by giving them the motivations, the form of the economic help like a scholarship, facility fee reduction, and the residential school promoting the girls education. Many programs for the women empowerment have been started to make the woman self reliant इकोनॉमिकली। अब यहाँ पे हम देख के चल सकते हैं बेटा कि ग्रामीण इलाकों के आसपास अच्छे बेटर स्कूल बनाना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को खड़ा करना, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज उनके सेंटर्स को बनाना, ताकि जो है यूथ को उनके डेवलपमेंट के सारी जो अपॉर्चुनिटीज है बेटा वो गांव के आसपास ही अवेलेबल हो, उनको शहरों तक ना आना पड़े, बराबर। और जॉब वर्क की भी अपॉर्चुनिटीज गांव के आसपास अवेलेबल हो ताकि उनको शहरों में ट्रांसफर ना होना पड़े। गवर्नमेंट इसके ऊपर पूरा इफोर्ट लगा रही है। उसके साथ साथ बेटा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम कर रही है, बराबर। तरह तरह की स्कॉलरशिप दी जा रही है बेटा, वैकेशनल ट्रेनिंग्स दी जा रही है, स्कूल के अंदर फीस में रिडक्शन किया गया है, ये फ्री ऑफ रखा गया है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज उनको अवेलेबल करवाई जा रही है ताकि वो पॉवर्टी के ग्राफ से निकल पाए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं many programs for the women empowerment have been started to make the woman self reliant economically. Various solid steps have been taken to create the self employment. Thus government is taking the valid steps to combat the demon of the poverty strategically. India will have to take the first step to fulfill the dream of eradication of the deep rooted problems of the poverty, and to complete this mission for the World Bank regarding the eradication of poverty from the world by the 2030. वर्ल्ड बैंक का एक सपना है बेटा कि 2030 तक दुनिया में से गरीबी जो है बिल्कुल रिमूव हो जानी चाहिए, पॉवर्टी कंप्लीटली रिमूव हो जानी चाहिए, और भारत इस मिशन में लगा हुआ है। भारत वो अपनी सारी कोशिशें कर रहा है कि 2030 तक भारत में एक भी परिवार गरीबी रेखा के नीचे ना हो। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है, महाकार्ड है बेटा, मेडिकल सिस्टम को वो करना है बेटा, ये सारी चीजें इसी बेस पर काम कर रही हैं, है ना। 2022 तक प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं,
इनका एक सपना है कि भारत में 2022 तक कोई भी झुग्गी झोपड़ी वाला घर ना रह जाए, सबको झोपड़ी की जगह पे घर दे दिया जाए। तो ऐसी कोशिशें की जा रही है। हालांकि सपने देखना अच्छी बात है बेटा, और उनको नो डाउट उनकी कोशिश पूरी है सपनों को पूरा करने की, और हम सभी ये सोचेंगे कि उनका ये सपना जरूर पूरा हो, क्योंकि आखिरकार वो हमारे देश के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश लगा रहे हैं बेटा। तो उसको सपोर्ट करना ये हम सबकी जिम्मेदारी में आ जाता है। कभी कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान किसी सपने को साकार करने के लिए बेटा अपनी पूरी कोशिश मेहनत जरूर करता है, लेकिन वो टांग खींचने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, मोरल डाउन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो जैसे गडकरी जी हैं बेटा, है ना, नितिन गडकरी हमारे रोड ट्रांसपोर्टेशन इन सब का जो डिपार्टमेंट संभालते हैं बेटा, जब वो बने थे मिनिस्टर, तो बहुत सारे ऐसे टारगेट थे बेटा जो लगता था कि अचीव नहीं हो सकते हैं, लेकिन बोलते हैं ना, उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन करके बताया। ऐसे ऐसे गांव तक, पहाड़ी इलाकों तक, आज देखो आप लेह लद्दाख, तिब्बत, कहाँ कहाँ भारत ने सड़कें बना दी है, और ये सड़कें पिछले 5 से 6 साल में बनी है, जो कि देश में 70 साल तक नहीं बनी थी। उन्होंने उन सारे टारगेट को अचीव करके बताया। उन्होंने ये कहा कि आप सपने बड़े देखोगे तब तो उसको पूरा कर पाओगे, जब आपका सपना ही छोटा होगा बेटा तो बस वो उसको उतना ही पूरा करने तक की आपकी एक लिमिटेशन बढ़ेगी। लेकिन जब आप टारगेट को बड़ा बड़ा टारगेट अचीव करने का प्लान बनाओगे बेटा, तो उस बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आप स्टेप्स बनाओगे, तब जाके आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो देखो कितना मोटिवेशन मिलता है ऐसे लोगों के काम को देखकर, ऐसे लोगों की सोच के साथ चलकर। तो हमारे देश में ऐसे भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं बेटा, जिन्होंने नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करके बताया है। तो इनके प्रति एक रिस्पेक्ट, एक मान बढ़ जाता है बेटा। तो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं बेटा, मोदी जी का एक सपना है कि 2022 तक बेटा हर गरीब जो इंसान है उसके पास उसका एक पक्का घर हो, भले 2 कमरे का ही हो, लेकिन हो बराबर। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग ये आशा करते हैं बेटा कि वो आने वाले 2-3 साल के अंदर इस टारगेट को कंप्लीट कर पाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, रोड में, इन सब चीज़ों में उन्होंने टारगेट जो सोचा था उससे भी 6 महीने साल भर पहले पूरा करके बताया है इस सरकार ने। ओके, तो हो सकता है, कुछ नहीं नामुमकिन, कुछ नहीं है। सपने बड़े देखने चाहिए, बड़ा सपना देखेंगे तभी उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए बेटा प्लानिंग भी बेटर होनी चाहिए। अगर प्लानिंग में कमी रह जाएगी बेटा, तो अभी तक जो कि हमने पढ़ा कि शुरुआती दौर में जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसे सपने देखे थे बेटा, और उन्होंने ज़्यादातर लग्जूरियस आइटम और हैवी इंडस्ट्रीज के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव था, जिसका रिजल्ट हमको कुछ सालों में देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कॉलोप्स डाउन होने लगा। और भारत जो है बेटा एक कृषि देश होने के बावजूद भी फूड ग्रेन के लिए बेटा दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था, बराबर। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत शेमफुल कंडीशन थी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा सबको बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। ओके, अभी तक हमने ये जो कुछ भी पढ़ा है ना बेटा, अब यही सारी चीजें पीएपी प्लान में आ रही है, यानी कि ये सारे काम करने के लिए गवर्नमेंट क्या अलग अलग प्रोग्राम लेकर आई। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पीएपी प्लान के बारे में, यानी कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।